जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में फैमिली मैन 2 के ऊपर बात करूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोई मूवी रिव्यू वाला चैनल या फिर इस चैनल को उस टाइप का कंटेंट के लिए नहीं बना रहा हूं। आप सब जानते हैं पिछले 3-4 दिन से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब था और उस दौरान मैं फैमिली मैन 2 को देखा क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ था, क्योंकि इसमें श्रीलंका, तमिल रिबेल और ISI ये सब के ऊपर ये वेब सीरीज़ को बनाया गया था। तो मुझे लगा देखूंगा तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेगा। और दोस्तों जब वेब सीरीज़ तो काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस वेब सीरीज़ को लेकर 2 तरीके का विवाद ज़्यादा अब हो रहा है। पहला बड़ा विवाद है कि मतलब साउथ इंडिया में या फिर खासकर तमिलनाडु में ये कहा जा रहा है जो फैमिली मैन 2 वेब सीरीज है उसमें तमिल कल्चर या फिर तमिल लोगों को इंसल्ट किया गया है। मैं आपको बताऊंगा क्या सच में ऐसा कुछ सीन्स है या फिर कुछ कंटेंट है जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ फैमिली मैन 2 तमिल लोगों को इंसल्ट किया है। दूसरा सवाल लव जिहाद को लेकर है। ये पहली बार है कोई बॉलीवुड फिल्म या फिर वेब सीरीज में लव जिहाद को लेकर एक अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इसके ऊपर भी विवाद है। हालांकि दोस्तों ये 2 सवाल पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों फैमिली मैन 2 वेब सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जिसे देखकर हम कह सकते हैं हाँ जो मेकर है वो जानबूझकर तमिल लोगों का इंसल्ट किया है। हालांकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको लेकर तमिल जो लोग हैं वो एतराज़ जता रहे हैं और काफ़ी हद तक बहुत सही भी है। देखिए मैंने आपको पहले बता देता हूँ, ये जो फैमिली मैन 2 वेब सीरीज है ये कोई रियल स्टोरी बेस पर नहीं है या फिर जो LTT के हेड थे प्रभाकरण ये उनका बायोग्राफी भी नहीं है। हाँ जो मेकर है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए प्लॉट सेम रखे हैं, मतलब वही श्रीलंका, LTT, ISI, ताकि लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन जो कहानी वो बताए हैं वो कुछ भी सही नहीं है, 1% भी सही नहीं है, इसलिए काफ़ी सारा कन्फ्यूजन आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको कुछ अगर आप फैमिली मैन 2 देखे हो तो आप समझ पाओगे। जैसे कि वेब सीरीज में दिखाया गया है कि ये है भास्करन जो रियल में प्रभाकरण है। ये प्रभाकरण है, उनके साथ मिला जुला कैरेक्टर है भास्करन। उनका भाई है शिबू, वो भारत आते हैं, मतलब जब उनको लगता है कि LTT श्रीलंका में कमज़ोर पड़ रहा है तो वो भागकर भारत आते हैं और तब श्रीलंका दबाव बनाता है या फिर एक तरीके से भारत को वो धमकी देता है अगर भास्करन के छोटे भाई को श्रीलंका की गवर्नमेंट को नहीं सौंपा गया तो चाइना के साथ श्रीलंका चला जाएगा। तो तब इंडियन जो एजेंट है फिर या फिर जो हमारे खुफिया विभाग के जो लोग हैं वो भास्करन के छोटे भाई को पकड़ते हैं और जब उन्हें कोर्ट में पेश करने जाते हैं तब पाकिस्तान के ISI वाले उन्हें प्लान करके मार देते हैं ताकि पाकिस्तान वाले जो भास्करन हैं उनके गुस्से को मतलब भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। मतलब क्योंकि भास्करन के जो लोग हैं तमिलनाडु में वो काफ़ी फैले हुए थे, तो अगर ISI का सपोर्ट मिल जाएगा भास्करन को तो जो तमिलनाडु में जो स्लीपर सेल है उन्हें मदद मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन रियल स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रभाकरण है उनके कोई भी ऐसा छोटा भाई नहीं थे जो भारत सरकार के द्वारा पकड़े गए थे या फिर कुछ बॉम्ब ब्लास्ट या फिर किसी भी हालात में उनका मौत हुई हो। दूसरा एतराज उन्हें ये दे, मतलब तमिल जो भाई है उनको ये है, जो भास्करन है वो जब LTT कमज़ोर पड़ता है तो वो भागकर श्रीलंका छोड़कर पहले ब्रिटेन जाते हैं, फिर फ्रांस चले जाते हैं और फ्रांस में आखिर वक्त उनका मौत होता है। लेकिन रियल स्टोरी में ऐसा नहीं है। जो प्रभाकरण है उनके पास मौका था वो श्रीलंका छोड़कर अपने जान को सुरक्षित रखकर दूसरे जगह चले जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। वो अपना आखिर दम तक श्रीलंका में रुके और श्रीलंका की जो आर्मी है उनके खिलाफ लड़े और उनकी मौत भी हुई। ना सिर्फ उनकी मौत हुई बल्कि उनके फैमिली मेम्बर काफ़ी सारे लोग भी मरे और वो उनका एक छोटा बेटा था वो भी आखिर वक्त में जब श्रीलंका की सेना उन्हें घेर लिया उसे भी वो मासूम बच्चे को भी मार दिया। तो ये तो है रियल स्टोरी। तो जो तमिल के लोग हैं, जो तमिल हमारे जो भाई हैं, उनका ये आरोप है कि क्यों ऐसा दिखाया गया है, मतलब जैसे LTT को ISI के साथ काम करते हुए दिखाया गया है, तो उनका काफ़ी सारे एतराज़ है। देखिए मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था ये कोई रियल स्टोरी बेस तो मतलब वेब सीरीज़ तो है नहीं, इसलिए मेकर काफ़ी जगह पर मतलब अपना क्रिएटिव शूट लिए हैं और इस सीरीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई सारे मुद्दे पर ऐसे दिखाए हैं जो रियल स्टोरी में बेस्ड नहीं करता है। लेकिन जो तमिल लोग हैं या फिर तमिलनाडु में LTT और प्रभाकरण को लेकर जो उनका इमोशनल है वो काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए वो लोग अगर इस वेब सीरीज पर कुछ सवाल उठाते हैं तो उनका
ये राइट भी है और वो सही भी है, मैं उन्हें गलत नहीं कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो मेकर है और वो भी देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा गलती नहीं किए हैं। और मैं पूरा वेब सीरीज़ को देखा और उस वेब सीरीज में उन्होंने कभी भी एलटीटी को लेकर या फिर एलटीटी के जो लड़ाके हैं उनको लेकर कहीं भी ऐसे मतलब शो नहीं किए हैं जिसे देखकर आप कह सकते हो कि वो इंसल्ट किए हैं। तो और दूसरा बड़ा पॉइंट ये आ जाता है, अगर आप एलटीटी के सपोर्ट में नहीं हो, अगर उन्हें आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हो या फिर कुछ भी मानते हो, अगर आप उन्हें सपोर्ट नहीं करते हो तो आपको कई बार देखकर ऐसा लग सकता है कि मेकर जानबूझकर जो ये वेब सीरीज बनाए हैं वो जानबूझकर कई सारे सीन पे एलटीटी को ग्लोरीफाई किए हैं, जो मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। और मैं प्रभाकरण को सपोर्ट करती हूँ और एलटीटी को भी सपोर्ट करता हूँ, क्यों मैं आपको थोड़ा आगे बताऊँगा। दूसरा पॉइंट और आ जाता है, क्या अगर हम एलटीटी और प्रभाकरण वाले एंगल को साइड से निकाल दें, क्या वेब सीरीज में और कुछ ऐसा कंटेंट है या फिर कुछ ऐसा सीन है जो साउथ इंडिया में फिल्माया गया हो या फिर साउथ इंडियन कैरेक्टर के साथ किया गया हो, तब कुछ ऐसा कुछ कंटेंट है जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि नहीं ये तमिल लोगों के लिए या फिर तमिलनाडु के लिए इंसल्ट वाली बात है। दोस्तों ऐसा भी नहीं है। जो कैरेक्टर है, जो साउथ इंडिया के पुलिस अफसर हो या फिर नॉर्थ इंडिया के पुलिस अफसर हो, दोनों एक दूसरे पर कई सारे पॉइंट पर भारी पड़ते हैं। कुछ कभी कभी नॉर्थ इंडिया के जो पुलिस अफसर है वो साउथ इंडियन पुलिस अफसर को डांट देते हैं, कभी कभी सेम चीज़ साउथ इंडियन जो कैरेक्टर है वो नॉर्थ इंडियन ऑफिसर को डांट देता है। आखिर में दोनों के बीच दोस्ती होता है और मिलकर वो आगे लड़ते हैं या फिर आगे अपना मिशन को अंजाम देते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट पर भी मुझे कुछ नेगेटिव नहीं लगा। अगर आप जानबूझकर कुछ कमियां निकालोगे कि नहीं दूसरे एपिसोड में इतने मिनट में वो ऐसा क्यों बोला या फिर ऐसा क्यों किया, तो वो वाली बात बाल से खाल निकालने जैसी हो जाएगी, लेकिन रियल में ऐसा कुछ है नहीं। अब मैं आता हूँ, आपको बताता हूँ क्यों मैं प्रभाकरण या फिर एलटीटी को सपोर्ट करता हूँ। और मेरा मानना है कि भारत सरकार एलटीटी को सपोर्ट ना करके एक बड़ा गलती किया है। ये हमारा एक रणनीतिक चूक हो सकता है। देखिए, भारत ने तो श्रीलंका के साथ दिया, भारत को लगा अगर हम एलटीटी के साथ गए या फिर प्रभाकरण के साथ दिए तो श्रीलंका नाराज़ हो सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम तब तमिल हिंदू या फिर प्रभाकरण जी के साथ देते, अगर श्रीलंका का 2 टुकड़ा हो जाता तो आज हमें काफ़ी फ़ायदा होता या फिर हम एडवांटेज पोजीशन में रहते। अब देखिए, हम तब श्रीलंका का सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि हमें लगा कि वो चीन के साथ ना चले जाए या फिर वो हमारे एग्नेस्ट में ना चला जाए। लेकिन आज क्या हुआ, वो आज से वही श्रीलंका जाकर चीन के गोद में बैठा हुआ है। अगर हमारे पास और एक देश उस एरिया में होता जहां हमारे तमिल हिंदू भाई रहते, जो हमारे ही लोग हैं, तो हमारा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट कितना बढ़ जाता। इसके साथ साथ चलो मान लेते हैं कि हम एक अलग देश के लिए उन्हें सपोर्ट नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, लेकिन आप देखो जब श्रीलंका के आर्मी वाले हमारे मासूम हज़ार या फिर लाखों तमिल हिंदुओं को मारा, तब हमारा सरकार भी कुछ नहीं किया। इस मुद्दे को ना यूनाइटेड नेशन में हम उठाए या फिर श्रीलंका की गवर्नमेंट पर कोई दबाव डाले कि नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि तब श्रीलंका गवर्नमेंट ऐसा कर रहा था, अगर कोई गांव में या फिर कोई एरिया में एक वो तमिल फाइटर को पकड़ते थे तो उसको तो मारते थे, उसके फैमिली के साथ साथ उस एरिया को भी वो तबाह कर देते थे, ताकि कोई भी ना बचे उनके फैमिली में या फिर उनके जान पहचान में जो आगे जाकर श्रीलंका के एग्नेस्ट में खड़ा हो। और दोस्तों, मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। काफ़ी सारे लोगों को लग सकता है कि मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं साउथ इंडियन शायद हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो श्रीलंका के सिंहली लोग हैं वो खुद को, मतलब उनका जो पूर्वज है वो मानते हैं कि उनका पूर्वज उड़ीसा और बंगाल से है। उस हिसाब से तो मुझे श्रीलंका का सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन मेरे लिए मेरा देश बड़ा है। आज से 1000, 2000 या 3000 साल पहले क्या हुआ था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि भारत ने तब तमिल हिंदुओं को सपोर्ट ना करके बहुत बड़ा गलती कर दिया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हो, आप नीचे ज़रूर बताइएगा। आप मेरे बात पर सहमत हो या फिर आप इस मुद्दे पर अलग राय रखते हो। दूसरा पॉइंट आता हूँ लव जिहाद वाले मुद्दे पर। देखिए, ये एक पहला कोई बॉलीवुड का वेब सीरीज है जिसने खुलकर लव जिहाद को दिखाया है। ना सिर्फ दिखाया है बल्कि ये भी शो किया है, अगर किसी के साथ ऐसा धोखा होता है या फिर कोई ऐसे मुश्किल में फंस जाता है तो इसे आखिर में जवाब कैसे देना है, ताकि जो बाकी लोग हैं उनका भी हिम्मत ना हो वो कोई और दूसरे लड़की के साथ ऐसा कुछ खिलवाड़ कर सके। देखिए, अब कुछ 2 सवाल उठा सकते हैं, वो तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए फिक्शनल मूवी था या फिर वेब सीरीज़ था। तुम कैसे कह सकते हो कि रियल में ऐसा होता है या फिर कैसे हम रियल ज़िंदगी के साथ इसे जोड़ सकते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ जो फैमिली मैन 2 है वो कोई रियल स्टोरी तो है नहीं, लेकिन आप देखो आज मीडिया हो या फिर न्यूज़पेपर हो, आप अगर ढूंढोगे भारत के कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको जो लव जिहाद वाला केस, कहीं ना कहीं डेली आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप प्रेजेंट सिनेरियो को छोड़ दो, आप 400 साल 500 साल पीछे चले जाओ। जो नॉर्थ इंडिया में जोहर होता था, राजस्थान हो या फिर
हरियाणा पंजाब उस साइड एरिया में या फिर गुजरात में जो जोहर होता था वो क्यों होता था? क्यों हमारे जो माताएं थे या फिर बहनें थे या फिर बेटी थे या फिर जो हमारे लड़की थे, जो हमारे महिला समाज थी, वो क्यों हर एक जंग के बाद जब हमारे सारे पुरुष मर जाते थे जंग में या फिर ख़त्म हो जाते थे, तब वो सारे लोग जाकर क्यों जोहर करते थे? क्या वजह थी? वही एक अरब की जो गंदी सोच थी, वो उससे बचने के लिए वो सब काम करती थी, और वही गंदी सोच आज भी हमारे समाज को पॉल्यूटेड कर रहा है। तो अब कुछ इसलिए मेरे हिसाब से जो ये मेकर है वो काफ़ी साहसी स्टेप लिए हैं ये चीज़ को अच्छे से इस मतलब वेब सीरीज में दिखाने के लिए, इसलिए मैं उनके थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे जो हमारा जो यंग जनरेशन है उनके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा इस चीज़ से। दोस्तों, यह आज के टॉपिक में बस इतना ही। हालांकि 3-4 दिन के बाद मैंने फेस वीडियो बना रहा हूँ और आगे 6-7 दिन तक नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि आज मैं, आप सब जानते हैं, 3-4 दिन से मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब था, बुखार काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आई है। लेकिन घर में साफ कहना है कि 7-8 दिन घर पे ही रेस्ट लेकर काम करने के लिए, इसलिए बोर्ड के साथ तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा 1 हफ्ते तक, और जब 100% ठीक हो जाऊँगा तो बाकी सारा काम जैसे वीडियो पहले बनाता था वैसे शुरू कर दूँगा। अब मेरा कोशिश है घर पे छोटा छोटा वीडियो या फिर जो भी वीडियो बनाना है घर से ही बनाना है। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद।